आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग हिंदी भाषा का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं और हिंदी की उपभाषा तथा बोलियों से संबंधित अध्ययन को हम लोग प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में हम लोग सबसे पहले हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां। तो हिंदी की उपभाषा एवं बोलियों का विकास जो है वह होता है विभिन्न अवस्थाओं और शैलियों से हुआ है, जिनका विवरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की उपभाषा एवं बोलियों को। सौरसेनी अपभ्रंश से विकास होता है हिंदी की पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी की बोलियों का। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड है। वहीं पहाड़ी हिंदी की बोलियां जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा नेपाल के कुछ भागों में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी आकार बहुला और उकार बहुला दोनों है, जिसमें आकार बहुला में कौरवी तथा हरियाणवी आती है, जबकि उकार बहुला में ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी आती है। विद्वानों के अनुसार दक्षिणी हिंदी भी पश्चिमी हिंदी के वर्ग की बोली है। यह हैदराबाद तथा उसके आसपास की प्रचलित है। और पहाड़ी हिंदी में पश्चिमी पहाड़ी तथा मध्यवर्ती पहाड़ी आती है। कुछ विद्वान इसे खस अपभ्रंश से भी विकसित मानते हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। इसके बाद तीसरा खंड है इसका राजस्थानी। तो राजस्थानी बोलियां जो है यह ट वर्ग बहुला बोली है, जिसमें मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढाड़ी है। यानी मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरिया ढूंढाड़ी को पूर्वी राजस्थानी, मालवी को दक्षिणी राजस्थानी और मेवाती को उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की उपभाषाएं। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली और बघेली बोली का विकास होता है और छत्तीसगढ़ी बोली का विकास होता है। और इसे पूर्वी हिंदी की बोलियां कहा जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली ये बोलियां हैं। इसके बाद मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी का विकास होता है, जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली को शामिल किया गया है। अब बोलियों का प्रमुख बोलियां तथा उसकी उपबोलियों को देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों, यहां से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ब्रज भाषा जो है इसकी अंतर्वेदी, भुक्सा, डांगी और जादोवाटी उपबोलियां हैं। वहीं अवधी की बैसवाड़ी, जूडर, कोसली, गहोरा और जोलाहा ये उपभाषाएं हैं। बुंदेली की उपभाषाओं में पवारी, बुंदेलखंडी, निभट्टा, लोधांती और बनाफरी। इसके बाद डिंगल भाषा को भाट भाषा भी कहा जाता है, पिंगल को नाग भाषा, छत्तीसगढ़ी को लरिया या खल्लाटी कहा जाता है, बघेली को रिवाई कहा जाता है, वहीं कौरवी को खड़ी बोली उपनाम से भी जाना जाता है। हिंदी की प्रमुख बोलियां और उसके क्षेत्रों को देख लेते हैं। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र भरतपुर, करौली, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी और गुड़गांवा ये क्षेत्र ब्रज भाषा के हैं। वहीं कौरवी या खड़ी बोली के क्षेत्रों में मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, दिल्ली, शामली, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और गाजियाबाद हैं।
कन्नौजी का क्षेत्र है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर। गढ़वाली का है टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी और चमोली। कुमाऊनी का क्षेत्र है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। इसके बाद मालवी का क्षेत्र है इंदौर मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, रतलाम मध्य प्रदेश, प्रतापगढ़ राजस्थान। मारवाड़ी जोधपुर, किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और अजमेर क्षेत्रों में बोली जाती है। दक्षिणी हिंदी बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद और अहमदनगर की भाषा है। वहीं अवधी का क्षेत्र सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, जौनपुर का कुछ भाग, लखनऊ, सीतापुर और उन्नाव है। इसके बाद भोजपुरी का क्षेत्र देख लेते हैं तो देवरिया, गोरखपुर, भोजपुर, शाहबाद के बाद छपरा, चंपारण, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस या वाराणसी, बलिया तथा गाजीपुर इसका क्षेत्र है। बघेली बोली जाती है जबलपुर, मिर्जापुर के कुछ भागों में, मंडला और रीवा क्षेत्रों में। प्रमुख बोलियां तथा उसके नामकरण कर्ताओं को देख लेते हैं। कौरवी नाम दिया गया है राहुल सांकृत्यायन द्वारा, यह भी इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, रखिएगा इसको। खड़ी बोली में नामकरण करने वाले लल्लूलाल सदल मिश्र हैं और यह एक साहित्यिक नाम है। ब्रजबुली नाम दिया था ईश्वर दास ने, ईश्वर चंद्रगुप्त ने। राजस्थानी का नाम दिया ग्रियर्सन महोदय ने और डिंगल नाम दिया बांकी दास ने। बिहारी नाम देने वाले ग्रियर्सन महोदय हैं। वहीं भोजपुरी नाम देने वाले रेमंड हैं। मैथिली नाम देने वाले कोलब्रुक हैं। अब हिंदी की बोलियां और उसके स्वरूपों पर चर्चा कर लेते हैं। ओकार बहुला बोली जो है उसमें ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कुमाऊनी, मारवाड़ी, गढ़वाली और मालवी आती है। वहीं आकार बहुला में कौरवी, दक्षिणी, इकार बहुला में भोजपुरी, उदासीन आकार बहुला में अवधी तथा बघेली हैं। ब्रज भाषा की सामान्य विशेषताओं को देख लेते हैं तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। ओकार बहुला बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसमें ह्रस्व, दीर्घ और अति ह्रस्व स्वर आते हैं। ण का उच्चारण प्रायः न के रूप में होता है। श और ख के स्थान पर केवल श का प्रयोग होता है। ए और औ इसके मूल स्वर हैं। ऐ और औ। अंगा का उच्चारण प्रायः र के रूप में होता है और अविवृत ध्वनि इसमें है। इसके बाद कौरवी या खड़ी बोली की विशेषताओं को देख लेते हैं तो इसका भी विकास होता है भैया सौरसेनी अपभ्रंश से। आकार बहुला बोली है, पश्चिमी हिंदी की ही बोली है। इसमें ह्रस्व और दीर्घ दो ही स्वर हैं। अर्धविवृत ध्वनि है इसमें। कौरवी नामकरण राहुल सांकृत्यायन द्वारा किया गया है, यह एक ग्रामीण बोली है इनके अनुसार। और खड़ी बोली इसका साहित्यिक नाम दिया गया है लल्लूलाल तथा सदल मिश्र द्वारा। अब अवधी भाषा की विशेषताओं को देख लेते हैं। अवधी भाषा में अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली यह भाषा उदासीन आकार एवं एकार बहुला है। पूर्वी हिंदी की बोली है। अति ह्रस्व और ह्रस्व स्वर इसमें होते हैं। व्यंजनांत बोली है। अक्सर इसमें अंत जो होता है वो व्यंजनों पर होता है। ड़ के स्थान पर न का उच्चारण होता है। श और स के स्थान पर स का प्रयोग। य के स्थान पर यजमान का जजमान। व के स्थान पर उ या व हो जाता है। असमृत ध्वनि है इसमें। ए के स्थान पर ऐ, औ के स्थान पर औ का उच्चारण होता है। जैसे भोजपुरी को देख लेते हैं तो भोजपुरी में का विकास मागधी अपभ्रंश से होता है। इकार बहुला बोली है। बिहारी की उपभाषा है, बिहारी हिंदी की। और व्यंजनांत बोली है। इसमें अति ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व स्वर होते हैं। ल के स्थान पर ड का उच्चारण होता है और ल या ड के स्थान पर प्रायः र का उच्चारण होता है। इसमें ड़ ध्वनि का अभाव है इसमें। और अंगा स्वतंत्र ध्वनि है इसमें। अर्धविवृत ध्वनि है। श व के स्थान पर ह का प्रयोग होता है और शब्द के मध्य में र का लोप हो जाता है।
आइए बढ़ते हैं आगे और उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों को देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य कामायनी जो है और प्रिय प्रवासी, ये खड़ी बोली के महाकाव्य हैं। अब्दुल हक खड़ी बोली को गंवारू कहते हैं। अब्दुल हक, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों, अब्दुल हक खड़ी बोली को गंवारू कहते हैं। गिलक्राइस्ट ने खड़ी का अर्थ मानक बताया है। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता लल्लूलाल वसदल मिश्र हैं। खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली का आदर्श या मानक रूप मेरठ में है। कौरवी नामकरण राहुल सांकृत्यायन द्वारा किया गया है। मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ इत्यादि इसके क्षेत्र हैं। कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी का अर्थ कर्कश बताया है। बढ़ते हैं आगे ब्रजभाषा के संदर्भ में। तो गंगा जमुना के क्षेत्र को अंतर्वेदी या अंतर्वेद बोली कहते हैं। मध्य देशी, ग्वालियरी, पिंगली, हिंदुई नाम भी इसी के हैं। यानी ब्रजभाषा को मध्य देशी, ग्वालियरी, पिंगली, हिंदुई नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्र है मथुरा, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत। और ब्रजभाषा कृष्ण भक्ति काव्य एवं रीत काल की मुख्य भाषा के रूप में आधुनिक काल के भारतेंदु युगीन काव्य की भाषा रही है। आइए बुंदेली को देखते हैं। आल्हा बुंदेली की बनाफरी शैली की उपबोली में लिखा गया है और लोक साहित्य की बोली है बुंदेली। ईश्वरी, जगनिक, ठाकुर, पजनेश, रसनिधि, श्रीपति पद्माकर ये इसके प्रसिद्ध कवि हैं बुंदेली के। इनका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर है। ब्रज भाषा के निकट की यह भाषा है। वहीं कन्नौजी, यह भी ब्रज से प्रभावित भाषा है। इसका क्षेत्र इटावा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, हरदोई का क्षेत्र आता है और केवल लोक साहित्य की रचनाएं ही कन्नौजी में मिलती हैं। अवधी को देख लेते हैं। तो अवधी फिजी में भी बोले जाने वाली भाषा है और इसके प्रमुख कवियों में अग्रदास, तुलसीदास, जायसी, कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद, त्रिलोचन शास्त्री हैं। और रामचरितमानस परिष्कृत अवधि में लिखा गया ग्रंथ है। वहीं ठेठ अवधि में लिखा गया पद्मावत है। इसका क्षेत्र है लखनऊ, जो अयोध्या, प्रयागराज का कुछ भाग, प्रतापगढ़, उन्नाव, रायबरेली, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर का कुछ भाग, मिर्जापुर का कुछ भाग अवधि से प्रभावित क्षेत्र है। आइए भोजपुरी को देखते हैं। तो हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली सबसे अधिक बोली भोजपुरी ही बोली जाती है। यह सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना एवं त्रिनाड में भी बोली जाने वाली भाषा है। यानी भोजपुरी देश ही नहीं विदेशों में भी बोली जाने वाली भाषा है। परिनिष्ठित भोजपुरी को दक्षिणी भोजपुरी भी कहते हैं। इसका क्षेत्र है गोरखपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और भदोही का कुछ भाग। इसके प्रमुख कवियों में जो है चरणदास, कबीरदास, धर्मदास, धरणीदास, शिवनारायण भिखारी, ठाकुर, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा इत्यादि हैं। फिरंगिया के लिए मनोरंजन प्रसाद सिन्हा और विदेशिया के लिए भिखारी ठाकुर प्रसिद्ध हैं। यानी कि मनोरंजन के लिए प्रसाद सिन्हा का काव्य फिरंगिया और विदेशिया जो है वह भिखारी ठाकुर का है। भोजपुरी में भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर अथवा भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। इसकी उपबोलियों में उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी और नागपुरिया हैं। इसके बाद संवैधानिक स्थिति में देख लेते हैं हिंदी की को। तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी तथा राजकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष तक राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा और अनुच्छेद 343 के ही अनुसार 15 वर्षों के पश्चात भी विधि द्वारा उक्त अवधि बढ़ाई जा सकेगी। इसके बाद अनुच्छेद 344 में क्या है, राजभाषा आयोग का गठन होता है और राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 5 वर्ष की समाप्ति तथा उसके पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आयोग गठित करेगी। अनुच्छेद 345 राज्यों की राजकीय भाषाओं पर आधारित है। अनुच्छेद 346 संघ एवं राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा और राज्य तथा राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा क्या होगी इस पर आधारित है। वहीं 347 में किसी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या
द्वारा बोली जाने वाली उस राज्य को उस राज्य की दूसरी राजभाषा बनाने का दर्जा होगा। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी। संसद को राजभाषा से संबंधित किसी विधेयक या संशोधन पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 350 में क के अनुसार अल्पसंख्यक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में होगी और 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। अनुच्छेद 351 में संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसके विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाएं कौन कौन सी हैं इसको देख लेते हैं। तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब 22 भाषाएं हो गई हैं। तो मराठी, असमिया, बंगला, बोडो, गुजराती, डोंगरी, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संथाली, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, ये 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, जिसमें सिंधी को 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वहीं 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, जबकि 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया 1967 अधिनियम 1967 के द्वारा, और अधिनियम 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। वहीं 92 संविधान संशोधन में डोंगरी, मैथिली, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।